गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता वसंत आया, जिसके जो कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जो हैं, पहले हम उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो उनका जो जीवन है, उनका जन्म है वो 1929 में हुआ था, है ना, और उनकी मृत्यु 1990 में। तो प्रगतिवाद तथा नई कविता की संवेदना को अपने काव्य में स्थान देने वाले कवि रघुवीर सहाय के बिना हिंदी कविता की दुनिया अधूरी रह जाएगी। आम आदमी को कविता में जीवित रखने वाले रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में हुआ था और 9 दिसंबर 1929 में हुआ, है ना। वे मूलतः एक पत्रकार थे, है ना। उनके पेशे का उनकी कविता पर प्रभाव देखा जा सकता है। अब उनका साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। और जो उनका निधन है वो 1990 में हो गया, है ना। जन्म 1929 में 9 दिसंबर और निधन जो है 1990 में हो चुका। साहित्यिक परिचय। रघुवीर सहाय की कविताओं को अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक में भी जगह मिली है। उनके काव्य संसार में जीवन के यथार्थ अनुभवों की महत्वपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। यथार्थ क्या होता है? वास्तविक, है ना। वे व्यापक सामाजिक संदर्भ को उसके जीवन अनुभव निरीक्षण तथा बोध को कविता में स्थान देते हैं, है ना। तो अब उनकी जो कविता है वसंत आया के बारे में जानते हैं कि वसंत आया कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ये कह रहे हैं कि आज का मनुष्य का रिश्ता, आपको बस इसका बिल्कुल सार जान लेना है कि जो आजकल का जो मनुष्य है उसका जो रिश्ता है वो प्रकृति से बिल्कुल टूट सा गया है ना, वो प्रकृति से बिल्कुल अलग हो गया है ना। तो उन्होंने बताया है कि आज क्या हो गया है कि अब प्राकृतिक वस्तुओं को वसंत के आगमन का पता नहीं चलता, इसके आगमन का पता अब कैलेंडर से होता है। इस कविता के माध्यम से वास्तव में कवि ने मनुष्य की आधुनिक और व्यस्त, है ना, एक तो आधुनिक हो गए, एक व्यस्त हो गए, एवं संवेदनशील जीवन शैली पर व्यंग किया है। वसंत आया कविता में कवि ये मानता है कि आज की व्यस्त जिंदगी में किसी भी तरह के परिवर्तन का पता सूचना तंत्र से मिलता है। आज की पीढ़ी आम के बोर या पीले होकर गिरने वाले पत्तों से वसंत आने की सूचना पाने की स्थिति में नहीं है। कृत्रिम बस्तियों से घिरे होने के कारण वे प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति संवेदनशील हो गई है। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। कूकना मतलब चिड़िया की स्वाभाविक आवाज, है ना। चुरमुराए यानी चरमराने की, चरचड़ की आवाज थी, उसको चुरमुराए बोलते हैं। तरुवर छायादार वृक्ष। फिरकी अर्थात लकड़ी का खिलौना जमीन पे खेलते हैं। मदन महीना कामदेव का महीना, इसको हम वसंत का महीना भी कहते हैं। मदन महीना कामदेव का महीना या वसंत का महीना। दहर धधक कर, दहकना लपट के साथ जलना। ढाक पलाश। नंदनवन यानी इंद्र का उद्यान। आनंदाई वन। मधुमस्त पुष्पों का स्पीकर, मस्त जो वो होते ना भंवरे मस्त, है ना। पिक यानी कोयल। नगण्य यानी जो गिनती योग्य ना हो, जिसे हम तुच्छ भी कह सकते हैं। अब करते हैं हम कविता की शुरुआत। तो कविता की शुरुआत इस प्रकार से होती है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। अब कूकी का आपको मैंने बताया चिड़िया की स्वाभाविक आवाज। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए आपको बता चुकी हूँ ना, चरचर की आवाज। अगर हम पाँव के नीचे सूखे पत्ते अगर गिरेंगे और उस पर चलेंगे तो एक आवाज निकलेगी ना। ऊंचे तरुवर से गिरे, तरुवर आपको पता चुके, तरुवर यानी पेड़। बड़े बड़े पियर आए यानी पीले पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। अब जब सुबह सुबह की जो हवा होती है वो बिल्कुल ताजी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हल्की सी गर्म पानी से नहाकर आई हो। ऐसे फुटपाथ पर चलते, है ना। तो यहाँ पर कवि, अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा इसका संदर्भ होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो ये कविता है हमारी जो पाठ्य पुस्तक अंतरा से ली गई है और इसके जो कवि है रघुवीर सहाय हैं। कविता का नाम वसंत आया। अगर हम प्रसंग की बात करें तो इस काव्यांश में कवि कह रहा है कि उन्हें वसंत के आने की सूचना प्रकृति के विभिन्न अंगों में हो रहे परिवर्तनों से मिलती है। इस कविता में उन्होंने आधुनिक मानव के प्रकृति से टूटे हुए रिश्तों, जो आधुनिक मानव है उसका रिश्ता प्रकृति से टूट गया है ना, उससे अपने स्वाभाविक संबंधों को भुला दिए जाने की बात कही है।
अब व्याख्या करते हैं, है ना। कवि कह रहा है कि जैसे उसकी छोटी बहन कोयल के समान मधुर स्वर में उन्हें दा का मतलब बेटा होता है बड़ा भाई, है ना, कहती है, ठीक उसी प्रकार किसी बंगले के अशोक के वृक्ष पर कोई कोयल कूकती है, जिससे कवि को ये पता चलता है कि बसंत का आगमन हो गया है। वसंत के पूर्व शिशिर ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। लाल बजरी वाली सड़क पर चलते हुए किसी ऊंचे छायादार तथा फल वाले वृक्ष से पीले पड़ चुके बड़े बड़े गिरे हुए पत्ते कवि के पांव के नीचे दबकर चरमर की आवाज करने लगे, जिससे उन्हें पता चल गया कि वसंत का आगमन हो गया है। प्रातःकालीन वसंत की हवा में बिल्कुल ताजगी होती है। यह इतनी स्वस्थ होती है कि मानो ऐसा लगता है कि गर्म पानी से नहाई हो। सुबह की ठंडी होकर कुछ गर्म हो जाने से कभी कोई संदेश मिला है कि शिशिर के शीत के स्थान पर वसंत का सुहाना मौसम आ गया है। स्वच्छ एवं खिली हुई हवा की तुलना कवि ने लकड़ी या प्लास्टिक की जमीन पर गोल गोल घूमने वाले खिलौने फिरकी से की है ना। हवा की तुलना किससे कर दी? फिरकी से। प्रकृति ने वसंत के आगमन से प्रकृति में घटी विभिन्न घटनाओं से प्राकृतिक परिवर्तनों ने उन्हें वसंत के आगमन की सूचना दी। उनके फुटपाथ पर चलते चलते ही उन्हें वसंत के आने की सूचना मिल गई। कवि कह रहा है कि प्रकृति हम अपनी नित्य कर्मों से अपने विषय में संदेश देती है। मनुष्य पर्व उत्सव के आयोजन से या वृक्षों पक्षियों से हवा के माध्यम से वसंत के आगमन की सूचना पाते हैं। यह प्राकृतिक तथा स्वयं घटित होता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कवि का हृदय ही इन परिवर्तनों को जान पाता है, जबकि एक साधारण आदमी इन परिवर्तनों के प्रति संवेदनहीन ही बना रहता है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी और जो आधुनिक जीवन का मानव, उन दोनों की तुलना कर दी है ना। अब कवि को तो वसंत की सूचना कैसे कैसे मिलती है कि जब वो चल रहा है तो चिड़िया की आवाज आ रही है, उसको अपनी बहन की याद है, उसकी बहन उसको बड़ा भाई बोलती थी, जैसे बहन दा कहती थी, है ना। अशोक के वृक्ष पर कोयल कूकती है, और जब सड़क पर चलता है तो लाल बजरी में जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर उसका पैर पड़ता है तो जो पत्तों में से चढ़ की आवाज आती है। ठंडी ठंडी सी जो ताजगी सी हवा चल रही होती है ना। और उसने हवा की तुलना किससे कर दी? जो जमीन पर वो खिलौना कहते हैं ना, फिरकी से कर दी है ना। तो जब प्रकृति में हो रहे विभिन्न घटनाओं से जो अलग अलग घटनाएं हो रही है, उसे कवि को तो पता चल जाता है कि वसंत आ चुका है। लेकिन जो आम मानव है वो इतना व्यस्त है कि उसे वसंत के बारे में कोई सूचना नहीं होती, है ना। तो अगर हम विशेष की बात करें तो कवि ने वसंत की सुबह का वर्णन किया है ना। सुबह तथा हवा का मानवीकरण किया है ना। हवा की तुलना कर, नहाई हो, क्या हवा नहाती है? तो यहाँ पर तुलना कर दी नॉन लिविंग की लिविंग से, है ना। तो मानवीकरण अलंकार हो गया। अगर हम बात करें इसमें काव्य सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य में आपको बता चुकी हूँ, दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में हम उसके भाव के बारे में बात करेंगे। जो कविता है वो कौन सी? तो सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की व्यस्त दिनचर्या के कारण उसकी प्रकृति से बढ़ती दूरी पर व्यंग्य है ना। क्या ना कि जो मनुष्य है उसकी जो जिंदगी बड़ी व्यस्त है और वो प्रकृति से बहुत दूर हो चुका है। दूसरा, आधुनिक व्यस्त दिनचर्या के फलस्वरूप मनुष्य की प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं उठा पाता। कविता में इस भाव को बताया गया है। अगर हम बात करें कला पक्ष की, तो कला पक्ष में सबसे पहले जानेंगे जो ये कविता है ये खड़ी बोली में लिखी गई है। और इसमें प्रसाद गुण है ना। इस काव्यांश में कवि ने सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया है। कविता को अधिक यथार्थ बनाने के लिए कोकी, चुरमुराए, पियराए, फिरकी जैसे देशज, ये शब्द कौन से? देशज शब्दों का प्रयोग किया है। तरु, तरुवर, तत्सम शब्दों के साथ कुकी, चुरमुराए, पियराए जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग भाषा की सहजता को प्रकट करता है ना। अब अगला करते हैं कि और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने को होवेगी पंचमी। तो आपको पता चुकी मदन महीना अर्थात बसंत का महीना, अमुक यानी इस दिन। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। अब प्रमाण मतलब ये था एक मतलब बिल्कुल सत्य प्रमाणित था कि जब दफ्तर में छुट्टी हुई तो वसंत जो है वो होगा। प्रमाण यानी सबूत। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे। दहर दहर जो बताता है दहक दहक का है ना, कहीं ढाक के जंगल। आम बोरावेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशवी, है ना। और मधुपस्थ पी के भौरे आदि अपना अपना, मधुमस्त बता चुकी हो ना आपको, मधुमस्त यानी पुष्पों का रस। अपना अपना कृतित्व क्या होता है? कार्य अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, है ना। नगण्य यानी कि जो गिनती योग्य ना हो, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। तो संदर्भ तो आपका वैसे ही होगा भाई, पुस्तक अंतरा
कवि का नाम रघुवंश है, कविता का नाम वसंत आया, है ना। अब प्रसंग में क्या आएगा कि इस काव्यांश में कवि ने आधुनिक तथा भौतिकवादी जीवन जीने वाले मनुष्य की प्रकृति से दूरी के कारण उसकी बढ़ती असंवेदना को स्पष्ट किया है ना। अब आधुनिक समय में क्या हो गया कि मनुष्य भाव शून्य था, मनुष्य मशीनीकृत हो गया, उसका सारा जीवन मशीन पे कार्य करने से उठा जाता है। कवि मनुष्य की आधुनिकता तथा भौतिकवादी प्रवृत्ति पर व्यंग्य करता है। यहाँ पे जो कविता का जो मूल उद्देश्य है बेटा, बस आपको ये याद रखना है कि इस कविता में कवि ने जो आधुनिक मनुष्य है ना उस पर व्यंग्य किया है, आधुनिक मनुष्य की व्यस्त जिंदगी पर व्यंग्य किया है और कहता है कि आधुनिक समय के मनुष्य को वसंत पंचमी का आना कैलेंडर से मालूम पड़ता है। महानगरों की व्यस्त जिंदगी और जीवन यापन के उपाय से जूझता मनुष्य कैलेंडर से ही जान पाता है कि अमुक, अमुक का मतलब बता चुकी हूँ, अमुक मतलब इस, है ना, इस दिन वसंत पंचमी का त्योहार है। दफ्तर में होने वाली छुट्टी इस तथ्य का सत्यापन करती है, इसको प्रमाण करती है। अगर दफ्तर छुट्टी होती है, छुट्टी क्यों है, वसंत के कारण, तो ये इसका सत्यापन करती है। वसंत वास्तव में आ गया है, प्रकृति से दूर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में महानगर में कवि अपनी पड़ी हुई कविताओं में वर्णित वसंत की कामना करता है। वह सोचता है कि कई ढाक के फूलों से भरे जंगल जलते से लग रहे होंगे, आम और वनों में आम के वृक्षों पर बोर आ गया होगा। अपने घर गांव के रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से भरे उपवन का इस महानगर में उसे विदेश जैसे लगते हैं। वह कामना करता है कि ऋतु परिवर्तन पर प्रकृति रूप रस और गंध से भर जाएगी। कोयल की कूक और भंवरों की गुंजान वातावरण को भर देगी। दफ्तर की छुट्टी से वसंत पंचमी का आगमन जानकारी था। वह हताश हो जाता है कि जीवन की भाग दौड़ में वह प्राकृतिक सौंदर्य न जाने कहाँ छूट गया है। यह तो एक साधारण सा दिन है, जिसे उत्सव जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना। तो अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ प्रकृति का आलंबन रूप आ गया, है ना। अब ऋतुओं का परिवर्तन पूर्ववत है, किंतु कोई इस पर ध्यान नहीं देता। खेद का विषय यह है कि वसंत के आगमन की सूचना कैलेंडर व दफ्तर की छुट्टियों से मिलती है। कवि ने आधुनिक मनुष्य की व्यस्त एवं कृत्रिम यानी जो पूरी तरह मशीनीकरण पर आधारित हो गई जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। अब बंगलों में शोभा के लिए अशोक के वृक्ष लगाए जाते हैं ना। वसंत के साथ कवि ने हेमंत ऋतु का भी वर्णन कर दिया। अब आधुनिक मनुष्य अशोक, मदन महीने, पंचमी, नंद, नंदन मंजे शब्दों को भी परिचित नहीं है ना। अब आते हैं इसका भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में वही आ जाएगा आपका, कवि ने आधुनिक मानव की व्यस्त दिनचर्या के कारण प्रकृति से उसकी बढ़ती दूरी पर व्यंग्य किया है। काव्यांश में प्रसाद गुण है। कला पक्ष में जो आपकी इसकी जो बोली है, खड़ी बोली है, देश शब्दों का प्रयोग किया गया है। दहर दहर, अपना अपना में पूर्ण रूप प्रकाश अलंकार है। मदन महीने तो दहर धकेंगे में अनुप्रास अलंकार है। वसंत का एवं पीक भोरे में मानविकरण अलंकार है ना। और व्यंजनात्मक शैली के अंदर ये जो कविता है वो लिखी गई है। तो आपको पता चल गया होगा कविता का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, ये बताना कि जो आम लोग हैं, जो आधुनिक लोग हैं, उनका प्रकृति से पूरी तरह से